आज के इस ऑडियो लेसन में हम सितंबर 2020 के कुछ मुख्य घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। भारत ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले CSIR CMERI ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इस ट्री की वार्षिक स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई तक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल को अधिकतम एक्सपोजर प्राप्त हो। प्रत्येक ट्री में कुल 35 सौर PV पैनल हैं। प्रत्येक पैनल में 330 वॉट बिजली की क्षमता है। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। इच्छुक MSMEs अक्षय ऊर्जा आधारित ग्रिड विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा PM कुसुम के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सोलर ट्री को मूल्य अस्थिर जीवाश्म ईंधन के विकल्प के लिए कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है। एक सोलर ट्री 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। साथ ही इन वृक्षों से अधिशेष ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड को भेजा जा सकता है। सोलर ट्री में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विशेषताओं को शामिल करने की भी क्षमता है। इसमें हवा की गति, वास्तविक समय में आर्द्रता, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी के विश्लेषण सेंसर शामिल हैं। सोलर ट्री के साथ CSIR CMERI ने सुविधा कियोस्क भी विकसित किया है, जो कि वास्तविक समय में कृषि डेटाबेसों और ENAM के लिए भी सोलर ट्री से जोड़े जा सकते हैं। यह एकीकृत ऑनलाइन बाजार तक त्वरित और वास्तविक समय तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। इंदिरा 2020 भारत रूस अंडमान सागर में नौसैनिक अभ्यास करेंगे। भारत और रूस मलक्का के रणनीतिक जल डमरू मध्य के पास अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा 2020 में भाग लेंगे। यह अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जबकि लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के कारण भारतीय नौसेना उच्च परिचालन अलर्ट पर है। रूस के 3 नौसैनिक जहाज 4 और 5 सितंबर को इस अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास का समाचार भारत द्वारा रूस में आयोजित किए जाने वाले काउकाज 20 बहुराष्ट्रीय अभ्यास से हटने के ठीक बाद आया है। जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS निमित्ज के साथ इसी क्षेत्र में पासएक्स अभ्यास में हिस्सा लिया था। पासएक्स पैसेज एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि यह एक उचित पूर्व योजना के बिना अचानक व्यवस्थित किया गया था। USS निमित्ज हिंद महासागर से गुजर रहा था क्योंकि यह मलक्का जल डमरूमध्य के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से लौट रहा था। भारतीय नौसेना के लिए अपने करीबी रक्षा सहयोगियों के साथ इस तरह के लगातार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में एंटी पायरेसी पेट्रोल के नाम पर क्षेत्र में चीनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ी है। अंडमान के क्षेत्र के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 60,000 से अधिक वाणिज्यिक जहाज गुजरते हैं। चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के रूप में चीनी नौसेना के जहाज़ों को भेजा जाता है। वे पाकिस्तान और श्रीलंका की बंदरगाह यात्राओं के नाम पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है, जिसे चीन एक नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। इसी तरह चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। कार्गो वॉल्यूम के आधार पर दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से 7 बंदरगाह चीन में हैं। इसलिए आर्थिक और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 48वें स्थान पर। 2 सितंबर 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया। पहली बार भारत को शीर्ष 50 देशों में स्थान मिला है। भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। 2019 में भारत 92 रैंक पर था।
भारत मध्य तथा दक्षिण एशियाई देशों के बीच शीर्ष स्थान पर है। वीपो के साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने इंडेक्स को तैयार किया। स्विट्जरलैंड ने इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड का स्थान आता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के शीर्ष 10 पदों पर उच्च आय वाले देशों का दबदबा था। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने नवाचार रैंकिंग का नेतृत्व किया। रैंकिंग में पहुंचने से पहले लगभग 131 देशों का विश्लेषण किया गया था। जिन प्रमुख मैट्रिक्स के माध्यम से देशों का आकलन किया गया, उनमें मानव पूंजी और अनुसंधान, बाजार परिष्कार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट आदि शामिल हैं। भारत, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश ने सबसे महत्वपूर्ण प्रगति की। शीर्ष 100 नवोन्मेषी देश में चीन, भारत, ब्राजील, टर्की जैसे 26 मध्यम आय वाले देश हैं। समग्र सारांश में WIPO का कहना है कि नवाचार में एक पूर्वमुखी बदलाव आया है। दूसरे शब्दों में, रैंकिंग में बहुत सारी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। भारत तीसरा सबसे इनोवेटिव निम्न मध्यम आय वाला देश था। भारत 15 ऑनलाइन सूचकों जैसे सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, ICT, सेवा निर्यात, अनुसंधान और विकास, गहन वैश्विक कंपनियों, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक आदि में शीर्ष पर रहा। निम्न मध्यम आय वाला देश होने के बावजूद भारत शीर्ष 50 में शामिल है। यह मुख्य रूप से भारत के प्रमुख संस्थानों अर्थात IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु के कारण संभव हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत 2015 में 81वें स्थान पर था। केशवानंद भारती का निधन हुआ। 6 सितंबर 2020 को केरल में एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे कि संविधान की बुनियादी संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। केरल सरकार ने भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित करने के उद्देश्य से एक भूमि कानून पारित किया था। इस केरल भूमि सुधार कानून पर 1970 में केशवानंद भारती ने केरल सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार मठ संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाएंगे, जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। भारती द्वारा दायर याचिका में 3 संवैधानिक संशोधन 24, 25 और 29 को चुनौती दी गई थी, जो कि इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों को बदलने की शक्ति देने के लिए पारित किए गए थे। भारती के अनुसार संशोधनों ने उनके निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार और प्रसार का अधिकार, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। 1970 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने माधवराव सिंधिया और RC कूपर और गोलकनाथ के सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को प्राप्त करने के लिए 24वें, 25वें, 26वें और 31वें संवैधानिक संशोधनों को लागू किया। माधवराव सिंधिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की बैंक राष्ट्रीयकरण नीति को रद्द कर दिया और माधवराव सिंधिया मामले में इसने पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा की। केशवानंद भारती मामले तक संविधान की मूल संरचना नामक ऐसा कोई संदर्भ नहीं था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली और बुनियादी ढांचे को सामने लाया गया। अदालत ने हालांकि मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया, इसने केवल कुछ सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और लोकतंत्र। सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण की समस्या को समाप्त करना है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान की। इस अभियान को महीने भर चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य हर घर पोषण त्योहार का संदेश पहुंचाना है। इसका उद्देश्य प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान तथा एनीमिया तथा बालिकाओं के लिए पोषण का महत्व
स्वच्छता तथा विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, आवास व शहरी मामले मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत में कुपोषण की समस्या काफ़ी गंभीर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत के 38% बच्चों की ऊंचाई कम है। 21% बच्चों का भार उनकी ऊंचाई के मुकाबले बहुत कम है, जबकि 35.7% बच्चों का वजन आवश्यकता से कम है। 2005-06 के मुकाबले 2015-16 में बच्चों के शारीरिक विकास में कमी आई है। 2005-06 में 19.8% बच्चों का भार उनकी ऊंचाई के अनुरूप कम था, जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़कर 21% हो गया। 2017 में विश्व भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 119 देशों में 100वां था। भारत में औसतन 5 बच्चों में से 1 बच्चा वेस्टेड है। सरकार ने पोषण अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं व किशोरियों के शारीरिक विकास के मार्ग में बाधाओं को दूर करना है। इस अभियान का उद्देश्य 2022 तक बच्चों में स्टंटिंग यानी कुपोषण के कारण ऊंचाई कम होना की दर को 38.4% से कम करके 25% तक लाना है। जम्मू और कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में जैव विविधता परिषद की स्थापना का आदेश जारी किया है। इस परिषद की अध्यक्षता मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जाएगी। इस परिषद में 10 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इनमें से 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। यह परिषद केंद्र शासित प्रदेश में जैविक विविधता के संरक्षण की देखभाल करेगी और केंद्र शासित प्रदेशों के घटकों के सतत उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा। जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद कोष का गठन किया जाएगा। यह परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में अपना कार्य करेगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह 2003 में जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। 1992 में भारत द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ये उपाय किए गए थे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यह प्राधिकरण जैविक संसाधनों के सतत उपयोग, संरक्षण और जैविक संसाधनों के उपयोग के न्याय संगत साझाकरण के मुद्दों पर भारत सरकार की सहायता करने, विनियमित करने और सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्यों को जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैसा कि अब जम्मू कश्मीर में किया गया है, का निर्माण करना है। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।